अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अगर आप मेरे चैनल शमशी नेटवर्क को पहली मरतबा विज़िट कर रहे हैं या पहली मरतबा मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाले नए वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीर अमन के मुतालिक, और मीर अमन की किताब बागो बहार के नाम से, उसमें चहार दुर्वेश के नाम से एक किस्सा, एक दास्तान है, उसे भी हम जानेंगे और उसके मुतालिक जो सवालात हैं उन सवालात को जानेंगे, फिर उसके क्या जवाब है, उस सारी बातों को जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज अपना सबक। पूरा नाम मीर अमन है और तखल्लुस यानी जिसे हम कलमी नाम कहते हैं वो है लुत्फ़। मीर अमन की पैदाइश दिल्ली में होती है और दिल्ली में ही आप पले बढ़े। फिर उसके बाद कई बरसों तक आप अज़ीमाबाद में मुक़ीम रहे। अज़ीमाबाद में मुक़ीम रहने के बाद आप तलाशे मुआश के सिलसिले में कलकत्ता आए। कलकत्ता आने के बाद नवाब दिलावर जंग ने अपने छोटे भाई मीर मोहम्मद कासिम का अतालिक आपको मुकर्रर किया। 6 मई सन 1801 ईस्वी को 40 रुपये माहाना पर फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में आपका तकर्रुर हुआ। जून सन 1806 ईस्वी तक कॉलेज में आप फ़राइज़ अंजाम देते रहे। फिर उसके बाद आप वहाँ से सुबुकदोश हो जाते हैं। आप फ़ारसी जानते थे, फ़ारसी में आपको बहुत ज़्यादा महारत हासिल थी, चुनांचे आपने अखलाक़े मोहसिना का तर्जुमा किया जिसका नाम गंजे खूबी रखा गया। आप साहिब अय्याल थे, घर में आपके छोटे बड़े 10 आदमी थे। आपकी शोहरत की वजह आपकी किताब बागो बहार है। बागो बहार की वजह से आपको शोहरत हासिल है जो सन 1801 ईस्वी में मुकम्मल हुई, और उस वक्त इस किताब का नाम चहार दुर्वेश था। नज़र सानी के बाद बागो बहार नाम पड़ा। ये किताब पहली सूरत में पहली मरतबा सन 1804 ईस्वी में कलकत्ते के हिंदुस्तानी छापा खाना में तबा हुई, इसकी इशाअत हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की किताबों में सबसे ज़्यादा शोहरत इसी किताब को हासिल है। तो ये मीर अमन के ताल्लुक़ से आपने बातों को समाअत किया। फिर इसमें एक चहार दुर्वेश यानी कि बागो बहार के नाम से एक दास्तान है। उस दास्तान को मैं मुख्तसर तौर पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उसमें यह होता है कि एक बादशाह है, बादशाह के इंतकाल के बाद अब उसका एक शहज़ादा है, लेकिन शहज़ादे के तमाम मुरीसी, तमाम जो उसके जायदाद हैं उन तमाम पर उसके चचा जो जालिम व ज़ाबिर है वो काबिज़ हो जाता है और अपने भतीजे के तमाम दौलत को वो हड़पने की कोशिश करता है। अब वो साजिश रचता है कि इसको कत्ल कर देंगे, सारे सामान को हम अपने कब्ज़े में कर लेंगे। लेकिन वहीं पर शहज़ादे के वालिद के एक दोस्त होता है वो मुबारक नाम का। मुबारक उस जालिम चचा से कहता है कि आप इसे कत्ल न करें, अगर आप कत्ल करेंगे तो आपकी बदनामी होगी, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसे ले करके जाता हूँ, जंगल में कहीं छोड़ देता हूँ या ज़मीन के नीचे दफन कर दूँगा, इससे कोई मुजरिम भी ना होगा और आपकी बदनामी भी ना होगी। चुनांचा वो इजाज़त दे देता है। अब ये वहाँ से लेकर चलता है मलिक सादिक के पास इस नीयत से कि मलिक सादिक से सारी बातों को हम पेश करेंगे और इसकी मदद के लिए मलिक सादिक को कहेंगे। ये सारा खाका है इस दास्तान का। आइए हम इसके जो सवाल है सवाल को पढ़ते हैं, फिर फटाफट उसके क्या जवाब है उससे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। इसमें पहला सवाल है कि बागो बहार का ताल्लुक किस सन्फ से है, तो जवाब देंगे दास्तान से। दूसरा सवाल है बागो बहार किसकी तसनीफ़ है, जवाब देंगे मीर अमन की। फिर सवाल है बागो बहार कहाँ लिखी गई, जवाब देंगे फोर्ट विलियम कॉलेज में। फिर सवाल है बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है, जवाब देंगे किस्सा चहार दुर्वेश का। फिर सवाल है बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपए का इनाम मिला था, जवाब देंगे 500 रुपये का। फिर सवाल है बागो बहार का सन्ने इशाअत बताइए, जवाब देंगे 1804 ईस्वी। फिर सवाल है बागो बहार में कितने दुर्वेशों के वाक़यात को बयान किया गया, जवाब देंगे 4 दुर्वेश। फिर सवाल है कि किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब का तर्जुमा किया, जवाब देंगे जॉन गिलक्रिस्ट। फिर सवाल है इसमें इस इख्तिबास में किन किन मुल्कों का जिक्र है, जवाब देंगे हिंदुस्तान और चीन। फिर सवाल है कि शहज़ादे के वालिद और मलिक सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था, जवाब देंगे दोस्ती का। फिर उसके बाद सवाल है कि शहज़ादा फ़कीर को कितनी अशरफिया देता है, जवाब देंगे 1 अशरफी। फिर सवाल है अंधे फ़कीर का ताल्लुक़ किस मुल्क से था, जवाब देंगे हिंदुस्तान से। ये हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल था जो मुकम्मल हुआ। फिर उसके बाद सब्जेक्टिव में जो मुख्तसर सवालात है उसमें पहला सवाल ये है कि मुबारक शहज़ादे को उसके चचा से निजात
याद दिलाने के लिए क्या मशवरा देता है। जवाब ये देंगे कि उसके चचा से मुबारक ये कहता है कि आप इसे कत्ल न करें, अगर आप कत्ल करेंगे तो इसमें आपकी बदनामी होगी, आप इजाज़त दीजिए मैं इसे ले जाकर के जंगल में छोड़ आता हूँ या ज़मीन के नीचे दफन कर देता हूँ, जिससे कोई मुजरिम भी ना होगा और आपकी बदनामी भी ख़त्म हो जाएगी और आप जो चाहते हैं सारी दौलत आपके हाथों आ जाएंगी। चुनांचा वो उसका चचा राज़ी होता है और मुबारक को ये हुक्म देता है कि ठीक है तुम इसे लेकर के जाओ। फिर सवाल है कि सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने बाज़ार से कौन सी चीज़ खरीदी। जवाब देंगे सफ़र पर रवाना होने से पहले मुबारक ने अतर, बखूर और ज़रूरियात की चीज़ों को उसने ख़रीदा। फिर सवाल यह है कि सुलेमानी सुरमे की क्या खूबी थी। जवाब यह कि सुलेमानी सुरमे की खूबी यह है कि जो लगाता था उसे जिनों के लश्कर, तंबूकात ये सारे के सारे नज़र आते थे। फिर सवाल यह है कि मुबारक मलिक सादिक से किस मकसद के लिए मिलने गया था। जवाब देंगे शहजादे की मदद के लिए मिलने गया था। फिर सवाल यह है कि मलिक सादिक ने शहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी। जवाब ये देंगे कि उसने एक नाज़रीन की तस्वीर दी और ये कहा कि इसे तलाश करके ले आओ, लेकिन जब मिल जाए तो इसकी अमानत में खयानत मत करना, ये ताकीद उसने की, ये शर्त उसने रखी। फिर सवाल यह कि शहजादा फ़कीर की बेटी को देखकर क्यों बेहोश हो गया। जवाब देंगे उसकी हुस्न और ख़ूबसूरती को देखकर के वो शहजादा बेहोश हो गया। फिर सवाल यह है कि मलिक सादिक ने शहजादे को किस बात की ताकीद की थी। जवाब ये देंगे कि उस नाज़नीन को देख करके उसमें ख़यानत ना करने की ताकीद की। फिर सवाल यह कि फ़कीर ने अशरफ़ी को लेकर शहजादे से क्या कहा। जवाब देंगे उसने कहा ए दाता अल्लाह आपका भला करे, शायद आप मुसाफिर हैं, इस शहर में आप नए आए हैं। फिर उसके बाद सवाल है कि पूरे मुल्क में फ़कीर की बेटी की शोहरत क्यों थी। जवाब देंगे खूबसूरती, उसकी नज़ाकत और सलीक़े की वजह से। अब हमारा जो सवाल है वो है तवील सवालात। तवील सवालात में पहला सवाल यह है कि शहजादे के सफ़र का हाल अपनी ज़बान में लिखिए। जवाब ये देंगे कि शहजादा अपने चचा के जुल्म व सितम से बचने के लिए वहाँ से निकलता है। दर बदर की ठोकरें खाते हुए वो मलिक सादिक से मुलाकात करता है, मलिक सादिक से अपनी मदद के बारे में कहता है। मलिक सादिक तैयार होता है लेकिन कुछ शर्त रख देता है। उन शर्त को पूरी करने के लिए शहजादा नगर नगर डगर डगर की ठोकरें खाता है और बिल आखिर मलिक सादिक ने जिस शर्त को पूरा करने के लिए उसे भेजा था वो शर्त मुकम्मल होता है और उस खातून से उसकी मुलाकात हो जाती है। फिर सवाल ये कि मुबारक ने शहजादे के लिए कौन सी खिदमात अंजाम दी। जवाब ये देंगे कि मुबारक ने शहजादे के लिए ये खिदमात अंजाम दी कि उसके चचा के जुल्म सितम से बचाया, उसे लेकर के मलिक सादिक के पास गया ताकि मलिक सादिक इसकी मदद के लिए आगे बढ़े और इसकी हुकूमत को इसके हवाले कर दें। फिर सवाल यह है कि मीर अमन को बागो बहार पर क्यों इनाम मिला। जवाब देंगे कि मीर अमन को बागो बहार पर इसलिए इनाम मिला कि बागो बहार ऐसी किताब थी जिसमें हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफ़त को बयान किया गया। उसकी शोहरत इतनी आम हो गई कि फोर्ट विलियम कॉलेज ने उसे इनाम से नवाजा। फिर सवाल ये कि बागो बहार हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन से मेल खाती है या नहीं, वजाहत करें। जवाब देंगे हाँ, बागो बहार हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफ़त से मेल खाती है। इसमें मीर अमन ने हिंदुस्तान, ईरान और इस्लामी तहजीब व सकाफ़त को बयान किया है। बागो बहार में चाहे जिस मुल्क का बयान हो, लेकिन हर मुल्क के बयान में कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफ़त की झलक देखने को मिलती है। फिर इसके बाद सवाल यह कि बागो बहार की नस्र की क्या अहमियत है, बयान करें। तो इसका जवाब इस तौर पर देंगे कि इसमें कोई कलाम नहीं कि बागो बहार से ही उर्दू में ये बात रोशन हुई कि नस्र को शायराना हरबों से अलग करके हम उसे आज़ादाना तौर पर कायम कर सकते हैं। कहना चाहिए कि बागो बहार सलीस नस्र नवेसी की पहली तजुर्बागाह है। मीर अमन ने अरबी और फ़ारसी रिवायात और शायरी की भरपूर तरबियत को दरकिनार करते हुए नस्र को अपनी असल बुनियादों पर खड़ा करने का हौसला दिखाया। इन्होंने रवायती तौर पर ज़बान व अदब की जो तालीम हासिल की थी उसे बहुत सारे मामलात में इख्तलाफात करते हुए नया तजुर्बा को पेश किया। अब ये हमारा तवील सवालात मुकम्मल हुआ। फिर उसके बाद इसमें चंद अल्फाज दिए गए हैं जिसके जिनसियत को जाहिर करना, उसे जुमलों में इस्तेमाल करना। वक्त को बचाते हुए मैं एक एक करके सारे लफ्ज़ों को आपके सामने बोलने की कोशिश करता हूँ। पहला इसमें है तदबीर। तो तदबीर की जिनसियत मुअन्नस है, तदबीर का मतलब होता है चाल। तो जवाब ये देंगे कि ये सारे उस इंसान की तदबीर है। फिर उसके बाद एक लफ्ज़ है अमानत। तो अमानत इसकी जिनसियत भी क्या है, मुअन्नस है। जवाब देंगे कि तुम अमानत में ख़यानत न करो। एक लफ्ज़ है वीरानी। तो इसकी जिनसियत भी मुअन्नस है। जवाब ये देंगे कि वो इंसान एक वीरानी सी झोपड़ी में रहता है। फिर सवाल है सीरत। इसकी जिनसियत भी मुअन्नस है। जवाब देंगे कि आपकी सीरत बहुत निराली है। फिर उसके बाद एक लफ्ज़ है बदनामी। तो इसकी जिनसियत भी क्या है, मुअन्नस है। जवाब ये देंगे कि आप बदनामी वाले काम न करें।
फिर उसके बाद चंद अल्फाज दिए गए हैं जिसके मुतरादिफ अल्फाज हमसे तलब किए जा रहे हैं। मुतरादिफ का माना हम माना लफ्ज़ को बताना है। तो पहला उसमें है बादशाह, तो इसका मुतरादिफ होगा राजा। दूसरा है पीर, इसका मुतरादिफ होगा बुजुर्ग। तीसरा है तहकीक, इसका मुतरादिफ होगा जाँच। फिर है इल्म, इसका मुतरादिफ होगा जानना। फिर है शबी, इसका मुतरादिफ होगा तरह या मिस्ल। फिर है नाबीना, इसका मुतरादिफ होगा अंधा। फिर इसके बाद कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिस अल्फाज के माना क्या है हमसे वो तलब किया जा रहा है। पहला इसमें लफ्ज़ हुआ है मर्द अजमी। मर्द अजमी मतलब होता है हिंदुस्तान का इंसान। फिर एक लफ्ज़ है जालिम, तो इसका माना होगा जल्लाद, इंसान जुल्म करने वाला। फिर एक लफ्ज़ है मुखलिसी, तो जिसका माना होता है छुटकारा। फिर उसके बाद है तदबीर, तो इसका माना होगा चाल। फिर इसके बाद एक लफ्ज़ है मुजरिम, जिसका माना होगा गुनहगार। फिर एक लफ्ज़ है बंदिश, जिसका माना होगा साजिश। फिर एक लफ्ज़ है दगदगा, जिसका माना होगा डर। तो आज का हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ, इसके सवालात, इसके जवाबात भी मुकम्मल हुए। ये सारी बातें आप अपनी जहन में महफूज कर लें, इंशाल्लाह ये सारी बातें आपके काम आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं या अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी के बटन को ऑन कर दें ताकि हर आने वाले नए वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह आने वाला सबक हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।